नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं व्यापम सब इंजीनियर का प्रीवियस ईयर का पेपर। इसमें देखेंगे हम इसके टेक्निकल पार्ट को, टेक्निकल से किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, क्या उनका न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, कितने नंबर उसमें आपके जो लेवल रहेगा वो टफ रहेगा, इस टाइप का एनालिसिस भी देखेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन का पैटर्न्स भी देखेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो स्टेट जेई के हों, आपके पावर ग्रिड के हों या किसी मेट्रो से रिलेटेड हों। बहुत सारे पेपर आप यहाँ पर पहले भी देख सकते हैं जो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ आप देख रहे होंगे हमारा टेक्निकल पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ आप देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर यूज्ड एज ओप एम्प एज एन। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर होता है उसके अंतर्गत जो ओप एम्प यूज़ होता है वो कैसा काम करता है। तो जो ओम मीटर के अंदर हमारा जो ओप एम्प इस्तेमाल होता है वो आपका बफर एम्पलीफायर के जैसे बिहेव करता है, यानी जो इसका इनपुट होगा वही इसका यहाँ पर आउटपुट भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का जो एम्पलीफायर यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो आपका ओम मीटर के अंदर इस्तेमाल होता है। अलग अलग टाइप के ओम मीटर आते हैं, आपने पढ़ा होगा सन टाइप के, सीरीज टाइप के। अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए उनकी स्पेसिफिकेशन होती है कि आपका जो सन टाइप होगा वो लो रेजिस्टेंस के लिए, सीरीज टाइप जो होगा हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आजकल तो हमारा जो मल्टीमीटर आता है उसके अंदर इनबिल्ट ओम मीटर होता है जो आपका इजीली आपका रेजिस्टेंस आपका मेजर करके बता देता है। तो ओम मीटर का उपयोग हमारा जो था वो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसमें क्या नहीं होना चाहिए। जैसा आपको पता है कि हमारे दो टाइप के ट्रांसफार्मर ऑयल हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसमें एक होता है जो आपके कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे कि आपने लोको देखे होंगे। उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि पहले हमारे जो डीसी मोटर वाले लोको होते थे, जैसे WAP4, और अभी जो हमारे 3 फेज़ वाले आ रहे हैं जिसमें WAG9। तो P4 के अंतर्गत आप देखेंगे जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता था उसके अंतर्गत जो ऑयल इस्तेमाल होता था वो अलग होगा, और G9 के अंतर्गत जो ऑयल इस्तेमाल होगा वो अलग होगा। तो जो 3 फेज़ में आजकल जो ट्रांसफार्मर लगने वाले हैं उनके अंतर्गत जो ऑयल होता है उसका स्पेसिफिकेशन अलग होता है। तो ये जो हमारा ऑयल होना चाहिए ये हमारा मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए। इसीलिए हम इसमें आप देखते होंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर के अंतर्गत हम ब्रीदर इस्तेमाल करते हैं। ब्रीदर का एक पॉट होता है जिसके अंतर्गत सिलिका जेल भरा होता है। सिलिका जेल की जो कैपेसिटी होती है, जैसे आपने यदि 1 किलो उसके अंतर्गत सिलिका जेल भर दिया है तो 1/3 जो होगा उसका मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्व करता है। 1/3 उसका वेट का, जितना मान लीजिए 1 किलो आपने उसमें भरा हुआ था ब्रीदर के अंतर्गत सिलिका जेल, तो आपका ये लगभग 350 ml या 400 ml के लगभग मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है। इससे क्या होता है कि आपके जो ट्रांसफार्मर होगा उसके अंतर्गत मॉइस्चर आपका नहीं जाएगा। मॉइस्चर नहीं जाएगा तो आपका, अब ये हम इसमें एनालिसिस क्यों देख रहे हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो ऑयल मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए। जब भी ट्रांसफार्मर आपके पास आता है, चाहे वो आपकी सब स्टेशन में हो या आपके जैसे ट्रांसफार्मर जो हमारे लोकोस हैं उनके अंदर भी आप देखते हैं कि वहाँ ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, तो वहाँ हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं BDV, ब्रेकडाउन जो स्ट्रेंथ होती है उस ऑयल की वो हम मेज़र करते हैं। तो इसकी एक किट आती है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ की, जब हम मेज़र करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हम इसमें 6 से 7 रीडिंग लेते हैं। तो जो नॉर्मली जो हमारी स्टार्टिंग की रीडिंग होती हैं वो आप देखेंगे कि वो 22 से 23 kV पर ही वो जो रहता है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी हम इसमें रीडिंग लेते जाते हैं और 6 के रीडिंग लेने के बाद इनका हम एवरेज ले लेते हैं, तो उससे हमें इसकी BDV पता चल जाती है। जो लोगों में इस्तेमाल होते हैं इसकी जो BDV होती है वो 40 के ऊपर होती है, 40 kV के ऊपर होती है ना। ये 42-44 kV के लगभग इतनी होती है इसकी BDV। तो अलग अलग ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए इसकी अलग अलग BDV देखने को मिलती है। और जब आप इस ट्रांसफार्मर का एनालिसिस करते हैं ऑयल का, तो इसका एक DG एनालिसिस होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजॉल्व गैस एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत ऑयल में जो आपकी डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं उन गैसेस का कंटेंट की मतलब कैपेसिटी देखी जाती है
कि इसमें आपकी कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल हैं। यदि आपको उन गैसेस के बारे में भी और डिटेल में नॉलेज चाहिए तो मैं अलग से बता दूंगा आपके लिए कि कौन कौन सी गैसेस क्या क्या इंडिकेट करती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रांसफार्मर के अंतर्गत वाइंडिंग होती है। इन बाइंडिंग में कई बार क्या होता है कि इंसुलेशन फेल्योर की वजह से ये जो इंटर टर्न शॉर्ट हो जाते हैं। जो आपकी जो बाइंडिंग है इनके जो टर्न होते हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। अब ये शॉर्ट तो हो जाते हैं, इनको कैसे समझ में आएगा कि हमारे ट्रांसफार्मर को तो आप खोलोगे नहीं पूरा। तो ये इसका जो ऑयल होता है, ऑयल सैंपल को हम लेबोरेटरी में ले जाते हैं और उसके बाद इसका डीजीए एनालिसिस करते हैं। उस डीजीए एनालिसिस के अंतर्गत इन गैसेस का कैपेसिटी क्वांटिटी देखी जाती है। यदि वो गैसेस ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर ऑयल में आपको मिल रही हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई इंसुलेशन फेल्योर है या आर्क जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से आपके ऑयल जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जब आप देखेंगे इसका, जब ट्रांसफार्मर ऑयल जो ख़राब हो जाता है तो वो ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है, जब यदि इंसुलेशन यहाँ पर फेल्योर होता है। और भी बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें यहाँ पे यदि सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ चूँकि आप पेपर से रिलेटेड हम लोगों को थोड़ा सा देखना है तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में ही इसको देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ देख रहे होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। हाउ मेनी वॉट मीटर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेजर द पावर इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम। 3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंतर्गत आपको कितने वॉट मीटर की आवश्यकता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपने जब मेजरमेंट के अंदर हम बढ़ते हैं तो इसमें एक थ्योरम आती है जिसे हम बोलते हैं ब्लोंडेंस थ्योरम। इस थ्योरम के अंतर्गत ये नियम है कि जितने वायर होंगे उससे एक कम आपको वॉट मीटर की आवश्यकता वहाँ पर होगी। मान लीजिए कि वायर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो नंबर ऑफ वॉट मीटर होंगे वो K-1 होंगे। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 3 फेज 4 वायर, 4 वायर, यहाँ पर आपको 4 वायर के बारे में पूछा गया है तो नंबर ऑफ वॉट मीटर यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे K-1 यानी 4-1 आपके 3 वॉट मीटर होंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम। यानी आपका यदि चाहे ये सिस्टम 3 फेज 4 वायर का बैलेंस सिस्टम हो चाहे अनबैलेंस सिस्टम हो, आपके लिए जो वॉट मीटर की रिक्वायरमेंट होगी वो K-1 ही होगी, है ना। तो यदि आप कोई एक और सिस्टम, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो जैसे कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम। 3 फेज 3 वायर सिस्टम में आप देखेंगे हमारा 3 वायर के लिए बात करी गई है तो 3-1 यानी आपको 2 वॉट मीटर यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। चाहे वो 3 फेज 3 वायर बैलेंस सिस्टम की बात करी जा रही हो चाहे 3 फेज 3 वायर अनबैलेंस सिस्टम की बात की जा रही हो, आपके जो वॉट मीटर होंगे वो 2 ही इस्तेमाल होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ें तो यहाँ आप देख रहे होंगे विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज द बिगेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो कोल रिजर्व है वो हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा है। रिएक्टेंस रिले के बारे में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ रिएक्टेंस रिले। रिएक्टेंस रिले जो होती है वो ओवर करंट रिले विद डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट होती है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट और ओवर करंट रिले होती है। 2 रिले और इसमें जो कॉमनली हमारी पूछी जाती हैं, जैसा आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें हमसे ज़्यादातर टाइम ये पूछा जाता है कि जो इम्पीडेंस रिले है आपकी, इम्पीडेंस रिले ये किस टाइप की रिले होती है। तो इम्पीडेंस रिले जो होती है वो होती है वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, ओवर करंट रिले। तो ये जो हमारी इस्तेमाल होती है ये मीडियम लाइन में इस्तेमाल होती है। और जो रिएक्टेंस रिले थी हमारी वो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, यानी रिएक्टेंस रिले जो होगी वो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल होगी। और एक और रिले जो इसमें कॉमनली पूछी जाती है वो है हमारी मोह रिले। मोह रिले जो होती है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले और आपकी रिएक्टेंस रिले से पूछे जाते हैं। तो ये कॉमनली क्वेश्चन हैं जो लगातार पेपरों में देखने को मिलते हैं। यूरेका जो होता है वो मटेरियल किस किस का बना होता है और ये हमारा इस्तेमाल क्यों होता है, कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो यूरेका है मटेरियल वो हमारा कॉपर और निकल से बना हुआ होता है ना।
कॉपर और निकिल से बना होता है, जिसमें 55% हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं और निकिल जो रहता है हमारा वो 45% होता है। ये कई बार क्वेश्चन मटेरियल के अंतर्गत देखने को मिलता है। आप आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, मैंने आपसे बोला भी था कि आप यदि मेडी जी के दोनों वॉल्यूम ले लेते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप यदि कवर करते हैं तो बहुत सारे उससे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उसके ऑब्जेक्टिव से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे 4 ऑब्जेक्टिव इसमें दे के रखे हैं, तो उसके अंतर्गत जब आप उन पढ़ेंगे उनको चारों को, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन उससे तैयार होते हैं, है ना। ये जो आपका यूरेका है, ये हमारा क्यों इस्तेमाल होता है, तो ये थर्मल वेरिएशन से मतलब इसमें थर्मल वेरिएशन कम देखने को मिलता है। आप इसका इस्तेमाल जब हीटिंग एलिमेंट के अंतर्गत करते हैं, ये ज़्यादातर हीटिंग एलिमेंट में इस्तेमाल होता है ना। तो इसका यूज़ भी पूछ सकते हैं आपसे कि हीटिंग एलिमेंट में आपका यूरेका का इस्तेमाल होता है, तो यूरेका आपका हीटिंग एलिमेंट में होगा। ऐसे ही कॉन्स्टेंटन भी जो होता है वो भी आपका कॉपर और निकिल का जो है इसमें इस्तेमाल होता है। कॉपर और निकिल कॉन्स्टेंटन भी इसी से बना हुआ होता है। दूसरा है आपका क्वेश्चन, इसमें आपने देखा होगा पीआईडी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पीएलसी, स्काडा, है ना। तो इनको भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीआईडी, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है पीआईडी का। अब इसका फंक्शन जब हम देखेंगे तो जैसे आपको मालूम है कि पीआईडी जो होता है हमारा, जैसे आप कंट्रोल सिस्टम के अंदर के जो वेवफॉर्म देखते हैं कि ये जो आपका जो ऑसिलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर इतना जो वेरिएशन है यहाँ पर, इस वेरिएशन को हम कैसे कम करें और ये जो सस्टेन्ड हो जाए यहाँ पर एक इसमें एरर जो है वो लेस हो जाए, तो इसके टाइम को जो कम करना है, इतना जो टाइम आपका लग रहा है, इसको टाइम को हम कैसे कम करें या इसकी जो एरर है उसको हम कैसे रिमूव करें, तो उसके लिए हम पीआईडी का इस्तेमाल करते हैं। तो पीआईडी जो होगा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, जो कि हमारे एरर को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पीएलसी के अंतर्गत इस्तेमाल होता है ना। तो इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं जिसको हम बाद में भी देखेंगे, है ना। अभी के लिए इतना ही। फुल फॉर्म ऑफ आईएफएमए, तो आईएफएमए आपका ये इन्होंने एक अलग हट के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है, ये नॉन टेक से रिलेटेड है, टेक्निकल से नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग का दूसरा नाम हम कैसे बोलते हैं, तो आर्क वेल्डिंग जो आती है हमारी वो नॉन प्रेशर वेल्डिंग होती है। नॉन प्रेशर वेल्डिंग को ही हम कई बार फ्यूज़न और नॉन फ्यूज़न के फॉर्म में भी हमसे पूछा जाता है, तो या तो इसे हम नॉन प्रेशर बोल सकते हैं या फिर हम दूसरा इसे फ्यूज़न वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। तो कई बार इस टाइप से भी पूछ सकता है कि फ्यूज़न वेल्डिंग कौन सी होगी, तो इसमें जैसे आपको दिया है आर्क वेल्डिंग, दूसरा जो एक और जो इसका टाइप होता है वो होता है आर्क वेल्डिंग, सॉरी गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। ये जो दोनों वेल्डिंग होती हैं ये आपकी फ्यूज़न के अंतर्गत आती हैं, या नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी जिसे हम बोल सकते हैं, नॉन प्रेशर वेल्डिंग या फ्यूज़न वेल्डिंग। दूसरा जो इसका टाइप्स होता है नॉन फ्यूज़न या प्रेशर वेल्डिंग। नॉन फ्यूजन या प्रेशर वेल्डिंग के जब इसके टाइप्स देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दूसरा जो रहता है हमारा सीम वेल्डिंग, और एक और जो रहता है इसका स्पॉट वेल्डिंग। ये कॉमनली क्वेश्चन है जो आते ही रहते हैं, और जैसा मैंने आपको जब वीडियो के एनालिसिस किया था डिफरेंट, आप जो पुराना वीडियो है वो देखेंगे, जिसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट से बताया था कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वेल्डिंग के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको वेल्डिंग से रिलेटेड आएंगे। एलिमिनेशन को आप छोड़ नहीं सकते, उसमें भी आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो कुछ जनरली क्वेश्चन रहते हैं जो पूछे ही जाते हैं, और जिसमें कि वेल्डिंग का पार्ट मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है पहले, इसी आप देख सकते हैं। उससे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेल्डिंग से रिलेटेड होते हैं वो कवर हो जाएंगे, तो वेल्डिंग का पोर्शन भी आप देख सकते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफ़िशियंसी देता है, तो जब आपके लॉसेज जो होंगे वो बराबर हो जाते हैं तब आपकी इफ़िशियंसी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब इक्वल होंगे तब आपकी इफ़िशियंसी मैक्सिमम हो जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इज़ हाई व्हेन, तो ये आपको मालूम होगा कि
रेल जब आपकी ट्रेन जब चलती है, तो जब आप लोको आप कहीं विजिट किए हों यदि, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर व्हील रहते हैं, यहाँ आपकी रेल रहती है। जैसे ही इसका मूवमेंट आप देखेंगे आगे की ओर होता है, कभी इंक्लाइन पर हम लोग जाते हैं, बारिश के मौसम में यहाँ पर व्हील स्लिपिंग देखने को मिलती है। जैसे ही आपका लोको ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो आपके व्हील स्किड करते हैं। अब इन व्हील स्लिपिंग को हटाने के लिए हम लोग क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर एक टैंक बना दिया जाता है। जब आप WAG-9 लोगों को देखते हैं, WAG-9 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, गुड्स लोगों को देखेंगे, यहाँ पर एक टैंक लगा होता है सैंड का। जैसे ही आपका व्हील स्किड करता है, ड्राइवर यहाँ से कमांड देता है लोको पायलट, और आपके जो टैंक है वहाँ से सैंड गिरना यहाँ पर व्हील के नीचे चालू हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही सैंड गिरेगी, दोनों में आपकी व्हील स्किडिंग कम हो जाएगी और आपका जो एडिशन है वो वहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि हाई कब होता है, तो ये सूखी हुई रेल हो या बारिश का मौसम है, मान लीजिए गीली है आपकी पटरी, तो वहाँ पर आपको हटाने के लिए आपने सैंड इस्तेमाल करी और उस सैंड के इस्तेमाल से कोफिशिएंट ऑफ एडिशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो आपके नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। ये आपके टेक्निकल आप कितना भी पढ़ते रहें, पर कुछ क्वेश्चन आपको आपके नॉलेज से भी देने पड़ेंगे, है ना, कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चन देने पड़ते हैं। तो ये कुछ लोगों से रिलेटेड जानकारी थी। अब आप इसके डिटेल में जाएंगे तो मैं इसके डिटेल में भी इसमें बता सकता हूँ कि इसमें बहुत सारी रिले इस्तेमाल होती हैं, जैसे हम बोलते हैं QD डिफरेंशियल रिले, है ना, वो सेंस करती हैं इनके व्हील के अंतर्गत आने वाले करंट को, है ना। इनकी व्हील स्लिप कोई यदि ज़्यादा रोटेशन ले लेता है तो उसे ये डिसाइड कर देता है कि ये वाला व्हील स्किड कर रहा है, इसलिए वहाँ का जो सैंड है वो वहाँ पर गिराया जाए। तो इससे ये सेंस करता है, जिसे हम डिफरेंशियल QD डिफरेंशियल रिले बोलते हैं। और ये आपकी लोगों के अंतर्गत लगी हुई होती है, जो सेंस करती है कि आपके जो व्हील हैं उनमें करंट में कितना डिफरेंस है। यदि डिफरेंस ज़्यादा आता है तो उसको पर्टिकुलर कमांड दे देती है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं। फॉर ए लाइटनिंग अ पैसेंजर, यदि आपको ये वीडियो आज का पसंद आता है तो इसको लाइक करें, और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं उनको कमेंट में बताएं, और आपके फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसके और भी पार्ट्स आपके साथ डिस्कस कर पाएँ, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था कि हमारी जो लाइट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो ट्रेन होती हैं उनमें इस्तेमाल होने वाली जो पावर होती है वो कौन सी होती है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पावर आपको देखने को मिलेगी। जब आप ये जैसे जो हमारे जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं ये पुराने पैटर्न पर आधारित हैं। आपका मान लीजिए आज से 20 साल पहले कोई बुक लिखी गई है, उसमें जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आज पूछे जा रहे हैं। पर आप देखेंगे कि एडवांसमेंट इतना हो गया है कि अब अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप के जनरेशन आपको देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर इंडिविजुअल जनरेटर और हर एक बोगी के लिए और बैटरी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती थी पुराने टाइम पर। अभी आप जैसे अलग अलग ट्रेनें जैसे मेमो गाड़ी देखेंगे या आपका P7 WAP7 जो लोको देखते हैं, उसमें एक टर्म आती है होटल लोड, है ना। तो उसमें होटल लोड प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे हम होटल लोड इसलिए बोलते हैं कि आपकी ये पैसेंजर कोचेस के लिए उनकी फ़ैन की सप्लाई, उनके लाइट की सप्लाई और भी बहुत सारी जो सप्लाई होती हैं, चार्जिंग पॉइंट के लिए सप्लाई, वो सब की सब आपकी P7 के अंदर एक होटल लोड एक यूनिट लगाई जाती है, जिसमें IGBT मॉड्यूल, DC लिंक और कन्वर्टर जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और ये आपके लिए पूरे कोच के लिए पावर प्रोवाइड कराते हैं। तो अब सिस्टम अलग हो गया है, और सिस्टम अलग हो जाने के बाद आप देखेंगे कि अब हमारा लोको ही सप्लाई देने में सक्षम है। लेकिन पुराने टाइम पर हमारा हर एक कोच के अंतर्गत एक एक नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बैटरी इंस्टॉलेशन यूनिट होती थी, वहाँ से इसको सप्लाई मिलती थी, और इसमें अल्टरनेटर भी इस्तेमाल होता था, जो जब आपकी बोगी ये मूवमेंट होता था तो यहाँ पर जनरेशन होता था और उसको स्टोर करती जाती थी। तो ये जिससे कि जब आपकी गाड़ी खड़ी भी रहती थी तब भी आपको इसमें पावर मिलती रहती थी। ये आपके जो क्वेश्चन है ये पुराने टाइप से फ्रेम है, मतलब वो पुरानी जो बुक होंगी उनके हिसाब से फ्रेम है, और उनका आंसर भी उन्हीं के हिसाब से माना जाएगा, इसलिए आपको मॉडर्न उसमें नहीं घुसना है ना। बेलास्टिक टेस्ट जो होता है मैग्नेटिक मेजरमेंट, सॉरी क्या लिखा है, बेलास्टिक टेस्ट आर यूज्ड इन मैग्नेटिक मेजरमेंट टू डिटरमाइन
हमारा जो वेलास टेस्ट होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हमारा फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, बीएच कर्व और हिस्टैरिसीस लूप, इन सभी को निकालने के लिए हम इसको टेस्ट को करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि और जो अदर ऑप्शन है आपके बोला है आयरन लॉस अकेला, बीएच कर्व, हिस्टैरिसीस लूप, तो इन सभी के लिए होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राइव दैट इज सुटेबल फॉर माइंस वेयर एक्सप्लोसिव गैस एग्जिस्ट। तो ऐसी माइंस में हम बैटरी जनरेशन या बैटरी इंजन इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर के अंतर्गत एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है आपके, एक डिस्प्ले इस्तेमाल होती है और एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल होती है। तो आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर सी होगा, यानी एक अल्टरनेटर, एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक डिस्प्ले और रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। व्हाट आर द फॉल्ट डाइवर्टर। फॉल्ट डाइवर्टर जो हमारे होते हैं वो फास्ट स्विच होते हैं। फास्ट स्विच जो होते हैं वो फॉल्ट को विद इन माइक्रो सेकेंड फॉल्ट को आपके डाइवर्ट कर देते हैं, है ना। तो ये जो है आपके फास्ट स्विच यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इफ़ अ मटेरियल टू बी यूज फॉर फ्यूज देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शुड बी पोसेसेस। यानी आपका किसी मटेरियल को आप फ्यूज़ के जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होनी चाहिए वो होती हैं दोस्तों, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, जो लगातार पूछी जाती हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो ओमेक लॉस, हाई कंडक्शन होना चाहिए और फ्री फ्रॉम डिफ्रैक्शन, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी मोस्टली जो पूछी जाती हैं, वो लो मेल्टिंग पॉइंट और लो ओमेक लॉस, हाई कंडक्टिविटी, है ना। ये जो क्वेश्चन जो टर्म मैंने बताई है ये ज़्यादा पूछी जाती है। क्रीपेज डिस्टेंस इज़ द, है ना। तो क्रीपेज डिस्टेंस जो होती है हमारी, वो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं आपको, जो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टिंग पार्ट अलोंग द सरफेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन से, ये आपका नॉन टेक्स्ट रिलेटेड है, टेक्निकल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड एप्लीकेशन फॉर पीएलसी टाइम्ड इंटरप्ट। पीएलसी टाइम्ड इंटरप्ट के अंतर्गत कौन सा फंक्शन ब्लॉक है जो इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो होता है पीआईडी फंक्शनल ब्लॉक जो होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पीएलसी के अंतर्गत। एक और जो होता है वो होता है एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स जो रहते हैं वो भी इस्तेमाल इसके साथ होते हैं। तो यानी आपका पीआईडी फंक्शनल ब्लॉक प्लस एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स जो होते हैं वो पीएलसी के अंतर्गत इस्तेमाल होते हैं। पीआईडी का मैंने आपको फंक्शन बता ही दिया है कि ये आपका जो ऑसिलेशन वगैरह है इनको सबको कम टाइम में करने के लिए इस्तेमाल होता है, और भी इसके उपयोग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस टू पीएलसी। पीएलसी के लिए इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो इसके लिए जो सेंसर्स होते हैं उनका आउटपुट जो होता है वो इसकी इनकमिंग साइड में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इसे सेंसर का जो इसलिए पीएलसी का जो इनपुट होगा वो सेंसर होता है ना। सेंसर का आउटपुट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द टावर दैट इज अंडर द बरीड ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर जो टावर का पोर्शन होता है ना, जो आपके इलेक्ट्रिक टावर लगे हुए होते हैं उनके ग्राउंड के अंदर जो पोर्शन रहता है उसको हम लोग एंकर बोलते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, और आपके जो डाउट्स हैं या आपके जो टॉपिक्स हैं जिनको आप आगामी वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं तो उनको कमेंट में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।